हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टीप कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो है वो सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक स्टडी किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है वो फीचर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसी को आगे जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है बुक के अंदर वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज को हमने डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी सबसे पहली इस चैप्टर की सबसे पहली जो वीडियो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेचुरल सोर्स है वो सिर्फ एक ही है, वो है जानदार। जानदारों से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमें मिलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जानदारों से मिलते हैं। अब जानदार दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लांट्स पौधे और दूसरे होते हैं एनिमल्स यानी जानवर। ठीक है, पौधे और जानवर। जैसा कि पता है इंसान भी जानवरों में जो है वो आ जाते हैं एनिमल्स के अंदर। तो पौधों से मिलते हैं और जानवरों से मिलते हैं। एनिमल से जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, या तो प्रोटीन्स हो सकते हैं या लिपिड्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स जो हैं इनके अंदर मीट वगैरह आ जाते हैं, एग आ जाते हैं। अब जो मीट है इसके अंदर चिकन भी आ जाएगा, बीफ भी आ जाएगा, मटन भी आ जाएगा, फिश भी। ठीक है, और एग भी प्रोटीन है, यानी हर किस्म का गोश्त और अंडे ये प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके अलावा लिपिड्स भी हमें मिलते हैं, इसमें जो है वो दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मिल्क, चीज़। तो ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं लिपिड्स में। इसके अलावा हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं पौधों से। अब जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं। एक प्लांट्स होते हैं लिविंग प्लांट्स यानी जिंदा पौधे, और एक होते हैं मुर्दा पौधे, डेड प्लांट्स। एक पौधा जो है वो नशोनुमा पा रहा होता है और एक नशोनुमा नहीं पा रहा होता, ज़मीन के साथ जो है वो उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो कटा हुआ होता है, वो डेड प्लांट होता है। ठीक है, तो जो लिविंग प्लांट्स हैं उनसे हमें कौन कौन सी किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, वाइटामिन्स, लिपिड्स मिलते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें मिसाल के तौर पर गंदम, चावल, ज्वार, बाजरा वगैरह ये आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। प्रोटीन्स मिलती हैं इसके अलावा हमें पौधों से। प्रोटीन्स के अंदर जो है वो दालें वगैरह आ जाती हैं, फलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, वो पौधों से मिलती हैं दालें और फलियाँ, जिंदा पौधों से। इसके अलावा वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स भी पौधों से मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह में। और फ्रूट्स वगैरह लिविंग प्लांट्स पे लगते हैं, कटे हुए पौधों पे जो है वो फल नहीं लगते। लिपिड्स मिलते हैं, लिपिड्स मुख्तलिफ पौधों के बीजों में होते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल होता है। इसके अलावा जो है वो लाइनसीड ऑयल होता है जिसको हम अलसी का तेल कहते हैं, और बहुत सारी इकसाम के जो है वो ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनमें जो है वो लिपिड्स आ जाते हैं। और इसके अलावा हमें मुर्दा पौधों से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। मुर्दा पौधों से 3 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 को स्टडी करेंगे। इनको हम फिलहाल जो है वो स्टडी नहीं करेंगे, इन पे अलग अलग चैप्टर्स हैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे हम देखेंगे। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हमने स्टडी करना है, तो इनको देखते हैं ये कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कोल, कोयला। कोयला जो है जैसा कि हमें पता है कोल की हिस्ट्री क्या है, ये मेट्रिक लेवल की जो बात है हमने पढ़ा हुआ है कि आज से हज़ारों साल, करोड़ों साल पहले जो है वो क्या था, ज़मीन पर बहुत सारे जो है वो डायनासोर्स की तरह के और बहुत सारे जो है वो जानवर थे, मैमथ आ जाते हैं उनमें, और बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े साइज़ के जो है वो जानवर थे। उस वक्त जंगलात हुआ करते थे, जंगलात जो है वो बहुत जो है वो बड़े बड़े हुआ करते थे। ज़ाहिर है कुदरत में जैसी मखलूक है उसकी खुराक भी उसके हिसाब से। अगर जो जानवर ऊँचे कद के हुआ करते थे तो दरख्त भी बहुत ऊँचे ऊँचे हुआ करते थे ताकि उनको झुकना ना पड़े। तो फिर क्या हुआ, ज़मीन के साथ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आगे टकराया, बहुत बड़ा पत्थर जब वो खला में तैरता हुआ आगे ज़मीन के साथ टकराया। जब वो ज़मीन के साथ टकराया तो ज़मीन पर जो है वो ज़लज़ले, जगह जगह पर दरारें पड़ी। दरारें पड़ने की वजह से क्या हुआ, वो जो जंगलात थे और वो जो जानवर थे वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो दरारें थी ज़मीन की वो दोबारा आपस में मिलने लगी, ज़मीन जो है दोबारा वहाँ से बंद होने लगी। वो जंगलात के जंगलात जो हैं वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए रह गए। फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो जंगलात में वो जो लकड़ी थी, पौधों की लकड़ी थी, उस लकड़ी के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हुए और वो लकड़ी किस में तब्दील हो गई, कोयले के अंदर। तो इसको जो है वो हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि वुड थी, यानी हम कह सकते हैं कि लकड़ी थी, बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो लकड़ी किस में तब्दील हो गई, कोयले में। और जो सबसे पहले कोयला बनता है उस कोयले को उस वक्त कहा जाता है पीट। ठीक है, तो कोयला जो है वो बनना शुरू हो गया, पीट बना। फिर क्या हुआ, वो जो पीट था सबसे पहली जो है वो टाइप है कोयले की। ठीक है, यानी सबसे पहला कोयला बनने का जो स्टेप है, कोल बनने का जो सबसे पहला स्टेप पीट बना। अब ये जो पीट है बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से कोयले की अगली जो है वो टाइप्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं कोयले की, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिचुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। तो अगली टाइप जो है वो बनना शुरू होगी। पीट जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से
हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये जो पीट है, पीट कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर, इस तरह से लिग्नाइट बन गया। और लिग्नाइट जो है वो हाई प्रेशर की वजह से मज़ीद आगे जो लिग्नाइट है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर स्पेशली हाई प्रेशर की वजह से लिग्नाइट आगे जो है वो बिटुमिनस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और बिटुमिनस जो है ये हाई प्रेशर होने की वजह से आगे कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में। ठीक है, इस तरह से कोयले की जो है वो फोर्थ टाइप है एंथ्रासाइट। पीट के अंदर हमें पता है 60% कार्बन होती है, लिग्नाइट के अंदर 70% कार्बन होती है, और बिटुमिनस के अंदर 80% कार्बन होती है, और एंथ्रासाइट के अंदर 100% कार्बन 90% कार्बन होती है। और अगर कार्बन 100% हो जाए तो वो डायमंड बन जाता है, हीरा बन जाता है, फिर वो कोयला नहीं रहता। इसी वजह से कोयले की कान से जो है वो हीरा मिलता है। यानी ये परसेंटेज बढ़ती बढ़ती जब 100 को हो जाती है तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है वो कोल। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स हैं कोयले की। कोयले की अगर हम बात करें, कोयला कोई कंपाउंड नहीं है, कोयला कंपाउंड्स का मिक्सचर है। कोयले की जो है वो मज़ीद आगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई जाती है हाई टेम्परेचर पर। जब कोयले को हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये मेल्ट होकर फर्दर जो है वो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो कंपाउंड हमने पढ़े हुए हैं मेट्रिक लेवल पे, उसमें जो है वो अमोनिकल लिकर आ जाता है। इसके अलावा उसमें हमने पढ़ा है कोल तार आ जाता है, कोल गैस आ जाती है और कोक आ जाता है। 4 किस्म के जो है वो इसकी आगे फ्रैक्शंस बनती हैं। उनमें भी जो कोल तार है, कोल तार ये भी कोई कंपाउंड नहीं है, दूसरे भी कंपाउंड नहीं है, वो भी मिक्सचर्स हैं। कोलतार मोर देन 200 कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। 200 से ज़्यादा कंपाउंड कोलतार में मौजूद होते हैं और उनमें बहुत सारे कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होते हैं। तो इस तरह से हम कोयले से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोयला जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसको हम कुदरती गैस कहते हैं। ये जो नेचुरल गैस है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जो नेचुरल गैस है, कुदरती गैस है, इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ वैसे ही है। ये भी जो है वो फोसिल्स की वजह से बना है, पुराने जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ये भी बनती है नेचुरल गैस भी। जो नेचुरल गैस है ये ज़मीन के अंदर जो है वो जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ पर नेचुरल गैस होती है। यानी पेट्रोल के ऊपर वाली सरफेस पे नेचुरल गैस होती है। अकेली नेचुरल गैस भी हो सकती है, लेकिन पेट्रोल के साथ नेचुरल गैस जो है वो आमतौर पे मिलती है इकट्ठी, अकेली भी मिल सकती है। नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिनका बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट हो, वो गैस हालत में रहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आमतौर पे ये हमें गैस ही फिर मिलती है। ठीक है, तो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर होता है। इनके अंदर भी ज़्यादा मिकदार जो है वो मीथेन की होती है, CH4, और मीथेन की मिकदार जो है वो आमतौर पर 85% हो सकती है। 80 से लेके 85, 86, 87 तक हो सकती है। और इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है इथीन, C2H4, इथीन यानी एल्कीन होता है। ठीक है, इसकी मिकदार 15 से 20 के दरमियान होती है, यानी 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मीथेन कितनी परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये दो गैसेस मेजर मिकदार में, मेजर क्वांटिटी में जो है वो नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होती हैं। नेचुरल गैस जैसा कि मैंने बोला ये भी कंपाउंड है, ये मिक्सचर है। ऐसे और भी हाइड्रोकार्बन बहुत जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में होते हैं। नेचुरल गैस को सोर्स किया जाता है, नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है एज आ सोर्स ऑफ फ्यूल। घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर। बॉयलर्स होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगे हुए, उनके नीचे जो है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने की इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें नेचुरल गैस को जो है वो यूज़ किया जाता है एज आ फ्यूल भी और एज इंग्रेडिएंट भी। इसके बाद जो थर्ड टाइप आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो थर्ड सोर्स है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी
उसी तरह से सेम ये डेड प्लांट से बनने वाले सारे जो है वो कंपाउंड्स हैं, सॉरी ये सारा मैटर जो है वो कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जितना भी मटेरियल है, कोल है, गैस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये उसी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है कि जो हज़ारों करोड़ों साल पहले जो जिंदा जानदार ज़मीन में दफन हुए थे, सारा कुछ जो है वो उसी से बना, यानी डेड प्लांट से बना ये सारा कुछ। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये भी मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर किस चीज़ का है? ये मिक्सचर है किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन्स का, वाटर का, सॉइल पार्टिकल यानी ज़मीनी ज़र्रात और नमकियात का। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तीनों हालतों में होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन तीनों हालतों में होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावा वाटर भी होता है, सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं, ज़मीन के ज़रा जैसे मिट्टी, रेत वगैरह, और नमकियात होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मेटल्स के साल्ट्स होते हैं, वो भी उसके साथ जो है वो मिक्स होते हैं पानी की वजह से। तो ये मिक्सचर है। जब इसको ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है उस वक्त इसको पेट्रोलियम नहीं कहते, उस वक्त इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी खाम तेल या कच्चा तेल उस वक्त इसको कहा जाता है। उस वक्त इसको आप यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़। बहुत जो है वो डार्क ब्राउन कलर का जो है वो या ब्लैकिश कलर का किसी जगह पे ये जो है वो लिक्विड निकलता है नीचे से, काफ़ी गाढ़ा, काफ़ी डेंस जो है वो लिक्विड होता है। तो क्रूड ऑयल जो होता है इसको क्या किया जाता है? इसकी करवाई जाती है रिफाइनिंग। इसकी रिफाइनिंग से जो है वो आगे बन जाता है पेट्रोलियम। रिफाइनिंग यानी इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, इसकी रिफाइनिंग होती है, यहाँ पे आप लिख लें रिफाइनिंग। ठीक है, इसकी रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग से आगे बन जाता है पेट्रोलियम। फिर ये जो पेट्रोलियम है ये भी कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, इसमें से मिट्टी वगैरह निकल गई है, ज़मीनी ज़र्रात निकल गए हैं, नमकियात निकल गए हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स अभी भी मौजूद होते हैं। ये जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम की मज़ीद आगे करवाई जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसकी करवाई जाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड आगे बनते हैं। उन कंपाउंड्स के अंदर जब वो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, लिखना इधर ज़रूरी नहीं है, आप वैसे इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। उन कंपाउंड के अंदर पेट्रोल मौजूद है जो हम गाड़ियों में डालते हैं, जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। ठीक है, गैसोलीन जो है वो पेट्रोल जिसको हम कहा जाता है, उसको पेट्रोलियम नहीं कह सकते, वो उसकी फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की। ठीक है, गैसोलीन मिलती है, कैरोसिन ऑयल मिलता है जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, कैरोसिन ऑयल जो जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, जहाज़ों में डालने के लिए जो है वो प्योर मिट्टी का तेल होता है वो। ठीक है, गैसोलीन गाड़ियों में डालने के लिए। इसके अलावा इसमें जो है वो हमें मिलता है पेट्रोलियम ईथर जो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो फ्यूल ऑयल मिलता है। फ्यूल ऑयल जो है वो उस फ्यूल ऑयल मज़ीद आगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारा जाए, उसमें एस्फाल्ट होती है, उसमें पैराफिन वैक्स होती हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो ग्रीसीज होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और भी इसकी काफ़ी सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो आगे निकलती हैं, हमें मिलती हैं, जिनको हम आगे यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस भी जो है वो मिलती है। इसका एंड पे जो गैसियस स्टेट बच जाती है इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, उसको पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो भी हमें मिलती है, जिसको हम एलपीजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो है वो यूजेस हैं। आगे पेट्रोलियम की जो है वो फ्रैक्शंस निकलती हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद इसके हिस्से बनते हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे मिलती रहें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आइकन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप अभी क्लिक करें, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ौरन सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह से अगर आपने इससे पिछला मेरा लेक्चर नहीं देखा तो राइट साइड पे आपको उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप टच करके जो है वो उस वीडियो की तरफ जो है वो जा सकते हैं और वहाँ से जाके मेरा पिछला लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का देख सकते हैं।